हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट प्रीवियस पेपर हल करेंगे बाल विकास का, और उसके सभी विकल्पों को भी हम व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। दोस्तों, अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त पराय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों को अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के, तथ्य आधारित शिक्षार्थी के, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी के, मापन आधारित शिक्षार्थी के। तो दोस्तों, राजेश एक पढ़ाकू लड़का है, जैसा क्वेश्चन से प्रतीक हो रहा है, ठीक है ना। और वो इतना पढ़ता है कि कभी भी उसको टीचर को या उसके अभिभावकों को उसको कहने की जरूरत नहीं होती है कि आप पढ़ाई कर लो। राजेश स्वयं ही से ही, मतलब अंदर से ही, अपनी इच्छा से ही इतना ज़्यादा पढ़ता है, और हर प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरणों पर भी विशेष ध्यान देता है। समझे दोस्तों, अन्य प्रकरणों पर, अन्य सब्जेक्ट पर भी विशेष ध्यान देता है। तो यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, यह दर्शाता है कि राजेश आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि जब कोई बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होता है तो वो सीखने का आनंद लेता है, उसमें रुचि लेके सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो राजेश क्या है? राजेश आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। दोस्तों, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना, ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ऑप्शन है हमारा, ठीक है ना। तो भाषा विकास में सहयोग करने का ये तरीका तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये तो हमारा होगा। उसके प्रयोग का समर्थन करना, बच्चे के भाषा प्रयोग का समर्थन करना, बिल्कुल एक शिक्षक को बच्चे के भाषा प्रयोग का समर्थन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना, बिल्कुल। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। दोस्तों, उसकी अपनी भाषा मतलब बच्चे की मातृभाषा। अगर कोई बच्चा किसी कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसको शिक्षक को डांटना चाहिए, उसके प्रयोग को मना कर देना चाहिए कि कक्षा में आप अपनी मातृभाषा नहीं बोलेंगे। दोस्तों, यही ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना, ठीक है ना। भाषा का विकास, भाषा जो है दोस्तों, सबसे शुरुआत में बच्चे को जब अधिगम कराया जाता है तो बच्चे की मातृभाषा से ही बच्चे को अधिगम ग्रहण कराना चाहिए, इससे बच्चा जल्दी अधिगम ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना मतलब गलत साबित कर देना, उसकी भाषा को सम्मान ना देना कक्षा में, जबकि उसकी मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए कक्षा में, और भाषा के अधिक से अधिक बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के समय को पर नियंत्रण बनाए रखना, विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वह अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलने संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना। कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये सत्य कथन पूछ रहा है। तो यहाँ देखो, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के बाधक होता है। दोस्तों यहाँ शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास थोड़ी होगा। अगर बच्चा स्वयं प्रश्न पूछता तो यहाँ ये जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। दोस्तों क्या सभी शिक्षार्थी एक निश्चित और क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं, समान रूप से सीखते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सभी बच्चे अपने अपने तरीके से सीखते हैं, है ना। यही होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, ये बच्चों का एक गुण होता है। तो लेकिन खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यही सही कथन होगा, क्योंकि खेल एक ऐसी मनोरंजन क्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी का स्वाभाविक और स्वतंत्र या स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी होती है। दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्क और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। योगात्मक मतलब सकारात्मक, ठीक है, या धनात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। दोस्तों समाजीकरण है। समाजीकरण क्या होता है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन करना समाजीकरण है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध बनाना समाजीकरण है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाजीकरण है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये समाजीकरण कहलाता है। तो दोस्तों पहले समाजीकरण को समझिए। दोस्तों समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न प्रकार के, जैसे व्यवहार, रीति रिवाज आदि गतिविधियां सीखता है, ये समाजीकरण कहलाता है। या फिर समाजीकरण की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, जैसे समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक बन जाता है, तो उसको बोलते हैं समाजीकरण। दोस्तों समाजीकरण का मतलब होता है समाज के साथ समायोजन कर लेना। समाज में जो वांछनीय यानी अच्छे नियम और मानक बनाए गए हैं उनके साथ अनुकूलन कर लेना, उनको अपने व्यवहार में डाल लेना, उनमें समायोजन हो जाना, क्या कहलाता है? समाजीकरण। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, क्योंकि फीचर एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकारता है और उनके साथ अनुकूलन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? सर्वाधिक शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना किस क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकित करेंगे या अवलोकन करेंगे। दोस्तों अब अवलोकन से इसको सही मत कर देना, ठीक है ना, कि अवलोकन करेंगे। दोस्तों
क्षेत्र रक्षण, जब बच्चा खुद ही उस कार्य को करे, गतिविधि आधारित शिक्षा ले, खुद ही उस कार्य को करके सीखे, वो पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना। यहाँ बच्चे खुद क्षेत्र रक्षण का अभ्यास कर रहे हैं, खुद ही गतिविधि आधारित शिक्षण ले रहे हैं और खुद ही करके सीख रहे हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए शिक्षकों ने क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना चाहिए, क्योंकि किसी क्रिया को, दोस्तों ऐसा क्यों करवाना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि किसी क्रिया को बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियां तथा मस्तिष्क के जो स्नायु तंत्र होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, है ना, उस क्रिया को करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, रेडी हो जाते हैं, बार बार अभ्यास करने से उस क्रिया को करने के लिए वे रेडी रहते हैं हमेशा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने का अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीके से उसी स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो कौन सा है दोस्तों, तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या फिर सक्रियकरण। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा 2 राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसात। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे। क्या करेंगे, विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने को क्या कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है या फिर समुचितता कर ली है। तो दोस्तों ये जो होता है ये पियाजे के अनुसार है, ठीक है ना। स्कीमा शब्द पियाजे ने दिया है। बच्चे अपनी अलग अलग सूचनाओं को माइंड के अपने अलग अलग कोने में रख लेते हैं, इसको बोलते हैं स्कीमा। तो यहाँ भी क्या हुआ, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया, ठीक है ना। सीता एक छोटी बच्ची है, उसने हाथ से दाल और चावल को खाना सीख लिया। अब उसको जब भी दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। इसका मतलब है उसने अपने स्कीमा, अपने माइंड में एक जानकारी को समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया अपने स्कीमा में, ठीक है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है दोस्तों, ठीक है ना। दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है, क्योंकि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या फिर वास्तविकता से समंजन करने के लिए पहले सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 11, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अव्ययभूत, सामाजिक या फिर अनुभाविक। दोस्तों पहले स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसको जो है त्रितंत्र या फिर स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसका जो पहली बुद्धि है इसमें है वो विश्लेषणात्मक बुद्धि या फिर घटकीय बुद्धि। त्रितंत्र सिद्धांत में पहली कौन सी बुद्धि है, विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 इसके स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है इसमें ज्ञान अर्जन, दूसरा होता है मेगा घटक या मेटा घटक और तीसरा होता है क्रियान्वयन। ये विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि के चरण होते हैं। पहला है ज्ञान अर्जन, दूसरा है मेटा घटक, तीसरा है क्रियान्वयन और दूसरी बुद्धि है दोस्तों इनकी व्यवहारिक।
व्यवहारिक बुद्धि या फिर इसको बोलते हैं अनुभाविक बुद्धि। अनुभाविक अनुभाविक बुद्धि। दोस्तों इसके जो होते हैं, इसके दो चरण होते हैं। व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है? पूर्व अनुभव के या पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्याओं को जब हल करते हैं तो उसको व्यवहारिक या अनुभाविक बुद्धि बोलते हैं। इसके दो चरण हैं, कौन कौन से हैं? पहला चरण है नवीनता, दूसरा है दोस्तों परिचालन। तीसरी बुद्धि है दोस्तों ज्ञानात्मक या वास्तविक या फिर परिस्थिति। इस बुद्धि के बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। परिस्थितिगत या फिर कह सकते हैं इसको सांदर्भिक बुद्धि, संदर्भगत। दोस्तों इसके भी जो होते हैं, इसके तीन चरण होते हैं। इसके पहला चरण होता है इसका अनुकूलन, अनुकूल। दूसरा होता है चयन। तीसरा होता है आकृति निर्माण। आकृति निर्माण। तो दोस्तों के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। किसके? दोस्तों सामाजिक के। संदर्भगत भी है, अव्ययभूत भी है, अनुभाविक भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसके अनुसार उन्होंने 10 या 8, है ना, 8 या 10 कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में 8 हो तो 8 राइट होगा, 10 हो तो 10। इन्होंने 10 प्रकार की क्षमताओं की बुद्धि बताई है। 10 प्रकार की, या फिर कह सकते हैं बुद्धि 10 प्रकार की क्षमताओं से बनी है। ठीक है, इसको इस ले लो। बुद्धि 10 प्रकार की क्षमताओं से बनी है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, किसका? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बुद्धि इन्होंने बताया, बुद्धि 10 प्रकार की क्षमताओं से बनी होती है। हर एक व्यक्ति के पास 10 क्षमताएं होती हैं। सभी व्यक्ति के पास क्षमताएं तो 10 ही होती हैं, लेकिन वातावरण इनमें से किसी एक के लिए ही अनुकूल होता है। इसलिए व्यक्ति में एक ही क्षमता उत्पन्न हो पाती है। ठीक है दोस्तों, वे कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं या कौन कौन सी बुद्धि हैं? पहली है भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, और 10वीं है दोस्तों आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि ये किसने दी हैं दोस्तों? ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी हैं।
ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। मैंने अभी बताया बुद्धि 10 प्रकार की क्षमताओं से बनी होती है, हर व्यक्ति में 10 क्षमताएं होती हैं, लेकिन वातावरण जो है किसी एक को ही उभरने का मौका देता है। तो हर व्यक्ति की विलक्षण योग्यता होती है, हर व्यक्ति की जो योग्यता होगी उसी के अनुसार उसकी जो बुद्धि ढल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ होगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, थ फै छ ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखिम या फिर शाब्दिम। दोस्तों ध्वनि को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? तो ध्वनि को आंग्ल भाषा में मैं लिख देता हूँ, आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? फोनिम कहते हैं, फोनिम कहते हैं। और फोनिम को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, भाषा में उच्चारण की लघुत्तम इकाई क्या होती है? लघुत्तम इकाई होती है स्वनिम। भाषा की लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई स्वनिम है। ठीक है दोस्तों, रूपिम का मतलब होता है दोस्तों रूप, या फिर आप कह सकते हैं कि देखो मैं इसको एक बार जो है बना के दिखा देता हूँ, जैसे पे, रे, मैं। दोस्तों ये क्या है? ये हैं एक प्रकार की ध्वनियाँ। और ध्वनियों को क्या कहते हैं? ध्वनियों को आंग्ल भाषा में फोनिम कहते हैं और संस्कृत भाषा में स्वनिम कहते हैं। तो पे, रे, मैं, थ, फै, च, पे, कै, ये सब क्या हैं? ये ध्वनियाँ हैं। तो ध्वनियाँ क्या होती हैं? ध्वनियों को क्या बोलते हैं? फोनिम, आंग्ल भाषा में फोनिम और संस्कृत भाषा में स्वनिम। तो थ, फै, च क्या है? थ, फै, च ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं? स्वनिम ध्वनियाँ हैं। लेकिन रूपिम क्या होता है? तो इन्हीं स्वनिम ध्वनियों के समूह को या स्वनिम के समूह को रूपिम बोलते हैं। जैसे पे, रे, मैं, ये होगी स्वनिम। लेकिन जब इसको करेंगे हम पे, रे, मैं, परम, हमने इसको एक साथ लिख दिया, इसको हमने रूप दे दिया एक, तो ये क्या होगी? ये होगी रूपिम। ठीक है, इसको बोलेंगे रूपिम। तो रूपिम क्या होती है? स्वनिम के समूह को रूपिम कहते हैं। जबकि स्वनिम क्या होती हैं? थ, फै, च, कै, पे, अलग अलग जो वर्ण होते हैं इनको स्वनिम बोलते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। थ, फै, च जो ध्वनियाँ हैं वो स्वनिम होती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर लड़कों को जोखिम उठाने के लिए या निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो यहाँ पर जेंडर में रूढ़िबद्धता कम कहाँ हो रही है? यहाँ तो और बढ़ रही है ना, क्योंकि एक मानसिक या सामाजिक सोच बनी हुई है कि लड़के जो है निर्भीक होते हैं, उनको शक्तिशाली काम देने चाहिए, जोखिम उठाने वाले काम देने चाहिए, घर के बाहर के कार्य देने चाहिए। जबकि लड़कियां जो होती हैं वे निर्भीक नहीं होती हैं और उनको जोखिम उठाने वाले कार्य भी नहीं कराने चाहिए, उनसे घर के कार्य कराने चाहिए। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये तो जेंडर रूढ़िबद्धता को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना ये हो सकता है, पर इससे पहले हम अपने और ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, अगर हम अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्यों की सराहना करेंगे तो ये भी रूढ़िबद्धता होती है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करेंगे। दोस्तों प्रोत्साहित का उल्टा निरुत्साहित होता है। प्रोत्साहित का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, मतलब उन्हें भाग लेने के लिए उन्हें कहना, उनको उत्साहित करना, ये होता है। जबकि निरुत्साहित का मतलब होता है उनका मन तोड़ देना, उनको ये कहना कि लड़कियां तो कुश्ती के लिए बनी ही नहीं है, कुश्तियों के लिए तो केवल लड़के बने हैं, लड़कों को कुश्ती करनी चाहिए, लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। तो इसका होता है, ये निरुत्साहित का मतलब होता है
नेगेटिव वर्ड है, एक तरह से ये नेगेटिव वर्ड है। ये प्रोत्साहित का उल्टा होता है निरुत्साहित। अगर कोई लड़की जो है कुश्ती में भाग लेना चाह रही है और एक शिक्षक उसको निरुत्साहित कर देता है, निरुत्साहित कैसे करेगा? नहीं, लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं, लड़कियों को कुश्ती नहीं खेलनी चाहिए, उनको घर के कार्य करने चाहिए, इस तरह का होम साइंस लेनी चाहिए, ये कहना, इसका मतलब होता है एक शिक्षक लड़कियों को निरुत्साहित कर रहा है। तो हमारा दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है ना, और ये भी नहीं होगा। लेकिन लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक, पारंपरिक, दोस्तों पारंपरिक, देखिए पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक होता है जो हमारे समाज में पहले से परंपरा चली आ रही है, वो होता है पारंपरिक। पारंपरिक जो परंपरा चली आ रही है, जैसे लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के ताकतवर होते हैं, ये परंपरा चली आ रही है। और इसको अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, अपारंपरिक का मतलब होता है उन भूमिकाओं को तोड़ देना, है ना, जो पहले से चली आ रही परंपरा है उन परंपराओं को तोड़ देना, उससे एक अलग नया नया मुकाम हासिल करना, तो कहलाता है अपारंपरिक भूमिकाएं। तो यहाँ लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालयों को किसके व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? किसके लिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो दोस्तों विद्यालयों को यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? दोस्तों सबसे पहले तो ये जानिए व्यक्तित्व विभिन्नता होती क्या है। दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नता होती है कि कोई भी दो छात्र या दो व्यक्ति पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कभी भी एक समान नहीं हो सकते। अगर वे जुड़वा भी है ना तो भी वे एक समान नहीं होंगे, वे किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग होंगे। भले ही शिकल सूरत में एक से हों, लंबाई चौड़ाई में एक से हों, रंग रूप में एक से हों, लेकिन वे संवेगात्मक रूप से या बुद्धि के रूप से या किसी और कारण से वे एक दूसरे से अलग जरूर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दो व्यक्ति कह सकते हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे से, व्यक्तियों में इतना अंतर होता है कि वे इतने स्पष्ट अंतर नजर आता है कि व्यक्ति की जो विभिन्नता है वो सार्वभौमिक नजर आती है। सार्वभौमिक का मतलब है सम्य, व्यक्तिक विभिन्नता सम्य होती है। प्रत्येक व्यक्ति में, पूरी दुनिया के प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अलग होना किस आधार पर अलग हो रहे हैं? संवेगात्मक रूप से, बुद्धि के रूप से, ग्रहण क्षमता के अनुसार किस तरह से उससे अलग हैं हम, रंग रूप से अलग हैं, शारीरिक रूप से अलग हैं। ये अलग होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो दोस्तों, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये सभी का गुण होता है, इसको कभी भी नेगेटिव तौर पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक टेलर ने इनकी एक परिभाषा दी है, जिसको देखिए, शरीर के रंग रूप, आकृति, गामक क्षमताओं, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिरुचि, मानसिक क्षमताओं आदि में पाए जाने वाली मापनीय योग्यताओं की विशेषता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता, दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है, उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी न किसी अन्य प्रकार से अंतर जरूर पाया जाता है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। दोस्तों हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक व व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन, ध्यान रखना व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन कौन है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के जनक कौन है, आपको पता है? फ्रांसिस गाल्टन, ये व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन के जनक हैं। इन्होंने ही सबसे पहले व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन करा था, ठीक है ना। किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। और दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के जो 4 प्रकार बताए थे, कितने? 4 प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, ध्यान रखना 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? शारीरिक विभिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, व्यक्तिगत आधारित विभिन्नता। व्यक्तिगत
विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं दोस्तों। सीटेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। तो कौन कौन से वे कारक हैं दोस्तों? तो धर्म, लिंग, प्रजाति, अभिरुचि, क्षमता, वंशानुक्रम, संवेग, संस्कृति, बुद्धि, ग्रहण शक्ति और भी हैं दोस्तों। ये सब क्या हैं? ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? किस प्रकार का? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करने के लिए। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया है, अगर सभी बच्चों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या होंगी कि सभी बच्चों को इसी से पढ़ना है और सभी को एक समान पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? ये व्यक्तिगत विभिन्नता का हनन होगा। हाँ, एक शिक्षक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता पर गौर नहीं कर रहा है, वो ये नहीं जान पा रहा है कि ये बच्चे का गुण है, ठीक है ना। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई बहुत देर से सीखता है, ये बच्चे का गुण होता है। तो सभी के लिए एक समान स्तर की पाठ्यचर्या जो कभी भी लागू नहीं करनी चाहिए, बच्चे की ग्रहण शक्ति के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कट जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये हो सकता है। पर अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। दोस्तों बच्चे की कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना, ये उनका एक गुण है और ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप उनका जो है उनको समाप्त करने के लिए कोई उपाय या कोई संभव प्रयास करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है और ना ही एक शिक्षक को कभी भी ऐसा करना चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेज देंगे। दोस्तों देखो, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है जिसको प्रतिभाशाली बच्चा बोलते हैं, कोई बच्चा थोड़ा देर से सीखता है वो सामान्य बच्चा होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा देर से सीखता है, बहुत धीमी गति से सीखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं या उसको किसी मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि वाले विद्यालयों के में भेज दिया जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हर बच्चा सीखना चाहता है, कोई बच्चा अभी सीखेगा, कोई थोड़ी देर में सीखेगा, कोई कल को सीख लेगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो कट जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना। दोस्तों बाल केंद्रित क्या होती है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का मतलब है बालक के अनुसार पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, ये सब बच्चे के अनुसार हों, इसको बोलते हैं बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। चलो भाई, आप इस तरह से नहीं सीख रहे हैं तो आप इस तरह से सीखिए, उसके लिए नए नए शिक्षण विधियां अपनाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है, किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकताओं पर, सीखने को सुरक्षित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण को, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का समन्वय पर। तो दोस्तों देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन होता है लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे 15 दिन में, महीने में बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं जिनको यूनिट टेस्ट बोलते हैं, वो होता है सतत मूल्यांकन। और व्यापक मूल्यांकन होता है बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप सिर्फ उसको उसी आधार पर जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, नहीं, उसके सभी पक्षों का, ज्ञानात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, बौद्धिक पक्ष का, सभी पक्षों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसको क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो ये किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर नहीं देता, सीखने को सुरक्षित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण की लगातार परीक्षण लिए जाएं, नहीं, ऐसा भी नहीं। तो दोस्तों सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। जो बच्चे अधिगम कर रहे हैं, वो अधिगम में कोई कठिनाई कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, ये होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन
शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। दोस्तों देखो, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? विद्यालय द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी विशेषताएं हैं विद्यालय आधारित आकलन की। ये विद्यालय द्वारा निर्मित होता है, विद्यालयों के जाने पहचाने माहौल में होता है, विद्यार्थी के, है ना, यहाँ करेंगे विद्यार्थी के जाने पहचाने माहौल में होता है, तनाव मुक्त होता है। दोस्तों तनाव मुक्त इसलिए होता है क्योंकि विद्यार्थी के जाने पहचाने माहौल, मतलब विद्यार्थी को पता होता है कि ये आकलन हमारा विद्यालय ले रहा है और ये आकलन हमारे विद्यालय में हो रहा है, तो उसको तनाव जो है, उसका तनाव जो खत्म हो जाता है लगभग। अगर यही आकलन उसका किसी दूसरे विद्यालय में करा जाए तो उसको तनाव होगा, टेंशन होगी, ठीक है ना। तनाव मुक्त वातावरण में होता है। दोस्तों कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है, बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या है? यहाँ है विद्यालय आधारित आकलन जो है वो शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ऐसा भी नहीं है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। मैंने अभी बताया विद्यालय आधारित आकलन की क्या विशेषता है। विद्यार्थी के जाने पहचाने माहौल में होता है, जाने पहचाने वातावरण में होता है, ठीक है। तो परिचित, जिस वातावरण को बच्चा जानता हो, है ना, वहाँ होता है। तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के अनुसार शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर पर, सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की तत्परता सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान स्तर की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी के बच्चों की मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो दोस्तों यहाँ तीनों ही ऑप्शन क्या दर्शा रहे हैं? यहाँ ये 3 ऑप्शन दर्शा रहे हैं कि शिक्षिका जो है बच्चे को एक विकलांगता के रूप में देख रही है, ठीक है ना। जबकि तीसरा ऑप्शन, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त वाले बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, तो उसके लिए ये कहना सबसे उचित होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघन, व्यवहार गति विघन। किसके कारण? किसके अलावा? यहाँ कह रहा है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सेरेब्रल डिस्फंक्शन भी एक रोग है दोस्तों, इसके कारण भी जो है अधिगम क्षमता उत्पन्न होती है, अक्षमता। संवेगात्मक विघन के कारण भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है, व्यवहार गति विघन के कारण भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। लेकिन सांस्कृतिक कारण या सांस्कृतिक कारक के जो है अतिरिक्त, इसके या फिर कह सकते हैं संस्कृति कारक जो है अधिगम अक्षमता में बाधा नहीं उत्पन्न करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक कारक
ठीक है ना। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघन और व्यवहारगत विघन के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये कट जाता है हमारा ऑप्शन। शिक्षार्थियों के मध्य कभी भी अंतर नहीं कर सकती है एक समावेशी कक्षा। ठीक है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। कहने का मतलब है दोस्तों, विशेष रूप से जो बच्चा पढ़ने में प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, योग्य है, तो केवल उसी के जो है अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है समावेशी विद्यालय। नहीं, अगर वो किसी एक के बारे में ही सोचेगा, वो भेदभाव करेगा, तो वो समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय हो ही नहीं सकता। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 भी कट जाता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, बच्चों की कुछ भी ग्रहण शक्ति हो, उनकी कुछ भी क्षमता हो, है ना, सभी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, सभी की अधिगम कठिनाइयों को दूर करता है। यही समावेशी विद्यालय का उद्देश्य होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। दोस्तों पहले प्रतिभाशाली बालक के बारे में जान लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धि दोस्तों 130 प्लस होती है, 130 से ज़्यादा होती है। ठीक है। ये बच्चे खेल में, नृत्य में, कला आदि में और बच्चों से आगे होते हैं। जो और बच्चे होते हैं उनसे आगे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं और खेल, नृत्य, कला आदि दूसरे कार्यों में भी ये आगे ही रहते हैं। दोस्तों ये बच्चे दुनिया के 1% हैं। कितने हैं? 1% हैं। पूरी दुनिया में प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या कितनी हो है? केवल 1%। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इतनी सुविधाएं हमारे नॉर्मल विद्यालयों में नहीं होती, तो इनको विशेष विद्यालय की जरूरत होती है। जैसे नवोदय विद्यालय, केवीएस विद्यालय, इनमें जो है बच्चों का अधिगम कराना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, के कारण प्रतिभाशालीता होती है? मनोसामाजिक कारकों द्वारा, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 का संयोजन। इन दोनों के कारण, 2 और 3, इन दोनों के कारण प्रतिभाशालीता होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, मनोसामाजिक कारक और आनुवांशिक रचना, इन दोनों के कारण प्रतिभाशाली होती है। नहीं सॉरी, मनोसामाजिक कारक नहीं होता दोस्तों, मनोसामाजिक कारक नहीं होता, मिस्टेक हो गई, ये गलती हो गई। ठीक है ना, ये नहीं होगा। आनुवांशिक रचना यानी ये आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होती है प्रतिभाशालीता। ठीक है, 2 और 3 का संयोजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से में सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सिखाने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों हमारा इसका कौन सा ऑप्शन जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये बच्चे को खुद करने दें, वो खुद ही बच्चा गतिविधि आधारित शिक्षण लेके सक्रिय होकर किसी अधिगम को ग्रहण करता है तो वो अधिगम स्थायी होता है और लंबे समय तक चलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि बच्चे कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है।
क्वेश्चन नंबर 26, गति कौशलों में अधिगम निरयोक्ता कहलाती है। गति कौशलों में दोस्तों, ये गति कौशल की बात कर रहा है। दोस्तों डिस्फ्रेजिया, डिस्फ्रेजिया भाषा संबंधी या संप्रेक्षण संबंधी दोष है, ठीक है ना, भाषा या फिर संप्रेक्षण, संप्रेक्षण संबंधी दोष है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति या अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति को जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति ना कर सकता हो, सामने वाले व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाने में कठिनाई महसूस करता हो, तो बच्चे में कौन सी अधिगम निरयोक्ता होती है? डिस्फ्रेजिया होती है। अगला है दोस्तों डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया। दोस्तों डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से ध्यान रखना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? गणना करते हैं, जोड़ भाग घटाव करते हैं, ठीक है ना। तो गणना संबंधी समस्या, गणना संबंधित समस्या या गणना संबंधी दोष अगर बच्चे में है तो उसको कौन सी अधिगम निरयोक्ता है उस बच्चे में? डिसकैलकुलिया। और दोस्तों डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है पठन विकार। कोई बच्चा किताबों को पढ़ने में या किसी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसको क्या है? डिसलेक्सिया है। लेकिन दोस्तों डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो है गतिक कौशल, गतिक कौशल संबंधी दोष होता है, ठीक है दोस्तों। गतिक कौशलों में अधिगम निरयोक्ता क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। इससे ग्रस्त बच्चे जो हैं क्या क्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं दोस्तों? जैसे चलने, कूदने, उछलने, गेंद को फेंकने में, और पकड़ने में, फेंकना या पकड़ने में बच्चे क्या करते हैं? अक्षमता महसूस करते हैं। तो उसको कौन सी अधिगम निरयोक्ता होती है? डिस्प्रेक्सिया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। गति कौशल जैसे चलना, कूदना, उछलना, गेंद पकड़ना, कोई चीज़ उठानी, है ना, ये क्या कहलाते हैं? गति कौशल। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम निरयोक्ता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो इसमें क्या है दोस्तों? अधिगम निरयोक्ता क्या होती है? अधिगम निरयोक्ता दोस्तों एक प्रकार की चर अवस्था होती है, क्योंकि बालक के विकास में मंदा होना और मापदंडों से अधिक समय लेना क्या कहलाता है? चर अवस्था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचानना, समस्या को छोटे हिस्से में बांटना, संभावित व्यक्तियों को खोजना। तो दोस्तों किसी भी समस्या को, जब समस्या समाधान की प्रक्रिया के दोस्तों कुछ चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण होता है समस्या को पहचानना, क्योंकि जब तक आप समस्या को पहचानोगे नहीं तब तक उसका समाधान कैसे करोगे, ठीक है। समस्या को पहचानना, फिर उस समस्या के छोटे छोटे हिस्से कर देना, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट देना, ये समस्या का दूसरा चरण होता है। संभावित व्यक्तियों को खोजना, ये भी जो है समस्या समाधान का चरण है। लेकिन परिणामों की आशा करना, जरूरी नहीं है कि आप ये सब चरण से होकर गुजरें और तब भी समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है ना। उसमें निष्कर्ष निकल सकता है कोई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समस्या हल हो जाए। तो यहाँ क्या है? परिणामों की आशा करना, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्याख्यान पर एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। व्याख्यान का मतलब होता है व्याख्या देना। बच्चे को अगर आप व्याख्या दे के समझाओगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझेगा भाषण देने से, ठीक है। शिक्षार्थियों की त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए एक गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। मतलब है बच्चा अगर कोई गलती करता है अधिगम के दौरान तो उसको जो बहुत भयंकर गलती के रूप में लेना चाहिए एक शिक्षक को, और बच्चे के लिए जो है बच्चे को उस गलती के लिए सज़ा देनी चाहिए, गलत टिप्पणियाँ करनी चाहिए नहीं दोस्तों।
त्रुटियां सीखने का एक अभिन्न अंग है, ध्यान रखना। सीटेट में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। त्रुटियां क्या है, बच्चे का गलती करना क्या है। अगर कोई बच्चा बार बार अधिगम के दौरान गलती कर रहा है तो क्या है, वो अधिगम के प्रति रुचि ले रहा है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है। ये सीखने का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा त्रुटि करेगा और धीरे धीरे बच्चा प्रयास करेगा उसका बार बार, लेकिन एक बार क्या होगा, प्रयास करते करते वो त्रुटियों को खत्म कर देगा, ठीक है। ये थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो बच्चे पहले त्रुटि करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, उस प्रयास के द्वारा उनकी त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। तो त्रुटियां एक पॉजिटिव है। अगर कोई बच्चा कक्षा में अधिगम के दौरान त्रुटि कर रहा है, इसका मतलब वो अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है, रुचिकर है, वो रुचि ले रहा है, वो चाह रहा है पढ़ना, ठीक है। तो ये भी कट जाता है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इस सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। दोस्तों ये भी नहीं होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हो, उसकी कोशिश कर रहा हो, पता है अभी गलतियां हो सकती है, ठीक है ना, अभी उसको तुरंत के तुरंत ठीक ना करें, उस बच्चे को वहाँ तुरंत के तुरंत ना टोकें, पहले उसको संप्रेषण करने दें, अभिव्यक्ति करने दें अपने विचारों की। धीरे धीरे उसको उसकी त्रुटियों का एहसास कराएं, बच्चा फिर प्रयास करेगा और फिर अब जो है एक दिन त्रुटियाँ करना बंद कर देगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। नहीं दोस्तों, जब वो अति इच्छुक है तो जाहिर सी बात है आत्मविश्वास के साथ वो लड़की परीक्षा देने आई है, ठीक है ना, वो नर्वस हो रही है, बाकी और कुछ नहीं है। शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। दोस्तों, वो परिणाम के बारे में नहीं सोचेगी क्योंकि वो A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है और इसी के लिए उसने तैयारी की है, ठीक है। लेकिन वो क्लास में जाते ही थोड़ी नर्वस हो जाती है, पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कन, जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है। इसका कारण, मेन कारण क्या है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है, इसलिए जो वो उसको देखकर नर्वस हो गई। नहीं दोस्तों, जब कभी ऐसा होता है, कभी कभी स्टेज पे जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने भले ही अभ्यास करा उस चीज़ का, लेकिन जब वो पहली बार स्टेज पर जाता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा घबराहट होने लगती है उसको, ठीक है। वो नर्वस हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है सभी बच्चों के सामने या इतने सारे लोगों के सामने, वो नर्वस हो जाते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, वे सवेग होते हैं, सवेग जो बिना समय के उत्पन्न हो जाए, अपने आप उत्पन्न हो जाए, अकस्मात सवेग, ठीक है ना। जब एकदम से सवेग उत्पन्न हो जाए उसको बोलते हैं अकस्मात सवेग। तो यहाँ पर जो है लड़की क्या है, सीमा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है, ठीक है, इसीलिए वह नर्वस हो रही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।